14 जुलाई 2023 को इंडिया लॉन्च करता है चंद्रयान-3 मिशन को और 23 अगस्त 2023 शाम 6 बजे इतिहास रचा जाता है जब इंडिया चंद्रयान-3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्टली लैंड कराता है। साउथ पोलर रीजन वो रीजन है जहाँ पर कई परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं। ये वो क्रेटर्स हैं जो कि हम परमानेंटली शैडोड रहते हैं, जिस पर सनलाइट कभी पहुंचती ही नहीं है। इसकी रिसर्च के साथ में हमें ये तक पता चल सकता है कि ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ था। इनसे रिलेटेड सवालों के जवाब तक मिलने के चांसेस हैं। अब ये लैंडिंग जो है ये कराई गई है साउथ पोलर रीजन पर। साउथ पोलर रीजन वो रीजन है जहाँ पर आज तक कोई भी देश अपने किसी भी क्राफ्ट को लैंड नहीं करा पाया है। इसी के साथ में इसरो यानी कि हमारी स्पेस एजेंसी पहली एजेंसी बनती है जो कि साउथ पोलर रीजन पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाई थी। इसी के साथ में इंडिया चौथा देश बन जाता है जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंड करा पाया है। अपनी इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे आखिर ऐसा क्या खास है इस मिशन के अंदर जो कि ये कहा गया कि इतिहास रचा गया है। क्या डिफरेंस था चंद्रयान-3 मिशन का चंद्रयान-1 या चंद्रयान-2 मिशन के साथ। क्या क्या रिसर्च की जाएंगी चंद्रयान-3 मिशन के अंदर, किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लास्ट नाइट रिवीजन पर, जहां हम बहुत ही फैसिनेटिंग वे में साइंस के टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बाकी वीडियोस को भी देखें। जैसा कि हमने अब तक बात की कि इतिहास रचा जा चुका है, ऐसा हुआ क्या है इस मिशन के अंदर जो हमने ये बोला कि इतिहास रचा जा चुका है। और भी बहुत सारे मिशन किए गए, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या था तो ये जानने के लिए देखते हैं पहले मिशन के ऑब्जेक्टिव को, जो चंद्रयान-3 के थे। पहला ऑब्जेक्टिव था टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस, यानी कि चांद के सरफेस पर एक सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, जो कि आज की जा चुकी है। दूसरा है टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, यानी कि जो रोवर है वो चांद पर मूव करेगा। तीसरा है टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट द ल्यूनर साइड, यानी कि चांद पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। ये किन किन चीजों को यूज करके हमने इस मिशन को सक्सेसफुल किया गया है इसरो ने, वो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज किया गया है। पहला है ऑल्टीमीटर, जो कि लेजर एंड आरएफ बेस्ड ऑल्टीमीटर्स हैं। ये एल्टीट्यूड बताते हैं, एल्टीट्यूड मेजर करने काम आते हैं। सेकेंड है वेलोसीमीटर। वेलोसीमीटर बेसिकली लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा को मिला के वेलोसीमीटर्स हैं। ये बेसिकली वेलोसिटी मेजर करने काम आते हैं। जैसे कि हमने आज देखा था कि अभी इतनी वेलोसिटी पे है, अभी इतनी स्पीड है, अभी इतनी वेलोसिटी है, ये वेलोसीमीटर्स की वजह से था। देन है इनर्शियल मेजरमेंट। इनर्शियल मेजरमेंट बेसिकली लेजर जायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सेलरोमीटर पैकेज है, यानी कि इन सबको मिला के एक इनर्शियल मेजरमेंट सिस्टम बनता है। देन प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसके अंदर 800 न्यूटन के थ्रॉटलेबल लिक्विड इंजन्स हैं और 58 न्यूटन के एल्टीट्यूड थ्रस्टर्स हैं, यानी एल्टीट्यूड एडजस्ट करने के जो काम आते हैं। इसके अलावा पांचवा जो हमारा सिस्टम है वो नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है, एनजीसी बुलाते हैं। ये पावर डिसेंट ट्रैजेक्टरी डिजाइन और इसके अंदर जो बाकी सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं उनको मिला के एनजीसी बना है। देन है हमारा हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। ये बेसिकली लैंडर को किसी भी हजार्ड से बचाने का काम आता है। इसके अंदर हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा लगे हैं, प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स हैं, और इसके बाद लास्ट में है लैंडिंग लेग मैकेनिज्म। ये बेसिकली शॉकर्स की तरह काम कर, कितना भी सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश करें इम्पैक्ट तो होगा, वो इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए शॉकर्स ही है। तो ये लैंडिंग लेग मैकेनिज्म जो है शॉकर्स की तरह काम करती है इसके अंदर। अभी मेजर स्पेसिफिकेशन जो लैंडर लैंड किया गया है, लैंडर बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर है। पहला लैंडर जो कि लैंड करेगा, और प्रोपल्शन सिस्टम, और लैंडर के अंदर एक रोवर भी है। इन सबको मिला के हमारा लैंडर मॉड्यूल बनता है। तो अगर मिशन की बात करें, लैंडर बेसिकली मिशन लाइफ इसकी 1 ल्यूनर डे है, जो कि धरती के 14 दिन बनते हैं बेसिकली। मास की बात करें तो 1749.86 किलोग्राम मास है रोवर का मिला के। पावर की बात करें तो 738 वाट इसकी पावर है। पेलोड्स बेसिकली 3 पेलोड्स हैं। डायमेंशंस की बात करें 2000 into 2000 into 1166 mm, ये इसकी डायमेंशन है। कम्युनिकेशन इसका ISDN, चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर और रोवर के साथ में इसका रहेगा लैंडिंग साइट की। ये बेसिक कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि अप्रोक्सीमेट कोऑर्डिनेट्स हैं ये लैंडिंग साइट के, जो कि लैंडर के दिए हैं हमारे। इसके बाद रोवर है हमारा। रोवर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा वहां पे, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। मिशन लाइफ इसके भी 1 ल्यूनर डे, यानी कि धरती के 14 दिन है।
मास इसका 26 किलो है, पावर 50 वाट है, पेलोड इसमें 2 है और डायमेंशंस की बात करें तो 917 इंटू 750 इंटू 397 इसकी डायमेंशंस है। कम्युनिकेशन इसका लैंडर के साथ में वायर्ड कम्युनिकेशन रहेगा, ये वायरलेस नहीं है और लैंडर के थ्रू ही इसका कम्युनिकेशन, इसके किए गए एक्सपेरिमेंट की जानकारी ऑर्बिटर और धरती तक आएगी। क्या अलग है चंद्रयान 3 मिशन में जो कि पहले वाले मिशंस में नहीं था? ये पहला मिशन नहीं है जो कि चांद के ऊपर इंडिया ने किया है। इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 लॉन्च किए जा चुके हैं, उनमें सक्सेसफुल भी रहे हैं मिशंस। लेकिन क्या खास था चंद्रयान 3 के अंदर, तो इनको समझने के लिए हम देखते हैं चंद्रयान 1 और 2 के बारे में थोड़ी सी डिटेल लेते हैं कि उनमें हुआ क्या था और क्यों ये हमारे लिए खास था। चंद्रयान 1 जो है ये मिशन हमारा लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। इसे लॉन्च इसरो यानी कि हमारी स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ये एक इम्पैक्ट टाइप मिशन था। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, चंद्रयान 3 जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी इसने, बट जो चंद्रयान 1 था उसमें इम्पैक्ट मिशन था। यानी इम्पैक्ट मिशन एक ऑर्बिटर मिशन के जैसा होता है। ऑर्बिटर मिशन के अंदर जिस सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व किया करना होता है उसको ऑर्बिट कर रहा होता है, जो भी हमारा प्रोब होता है या जो हमारा सैटेलाइट होता है। लेकिन जो इम्पैक्ट मिशन होता है इसके अंदर जो ऑर्बिटर होता है, ऑर्बिटर से एक पार्ट अलग होकर उस पर्टिकुलर सरफेस पे जाके क्रैश करता है। वो क्रैश ऐसा नहीं है सिर्फ क्रैश करता है, क्रैश करने के लिए क्यों कोई भी एक पर्टिकुलर पेलोड ऐड करेगा। वो सिर्फ क्रैश नहीं करता, क्रैश करने के दौरान या क्रैश करने से पहले वो लगातार ऑब्जर्वेशन करता है, जो कि बहुत जरूरी ऑब्जर्वेशन होती है। और क्रैश करने के दौरान भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं। ये उस टाइप का मिशन था। इसके अंदर क्या था, ऑर्बिटर लगातार काम करता रहा था और इम्पैक्ट जो है जो इम्पैक्टर है वो चांद के सरफेस पे जाके टकराया था। इसे लॉन्च पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किया गया था। इसे लॉन्च स्पेस सेंटर किससे किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया था, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। मेजर अचीवमेंट की बात करूं तो इसने डिस्कवर किया था चांद की मिट्टी में पानी। ये अभी तक की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया की, जो कि चांद के सरफेस पे पानी ढूंढ पाया था। चांद पर मिशन तो 1950s से चल रहे हैं, लेकिन लगभग 58 साल बाद कोई स्पेस एजेंसी चांद पर पानी ढूंढ पाई थी और वो इंडिया थी। इसरो इसीलिए ही जानी जाती है हमारी। अब ढूंढा कैसे था, वो अगर इस स्टेटमेंट को देखें हमें पता चलेगा कि कैसे पानी ढूंढा गया था। इसके अंदर ये जो मॉड्यूल है बेसिकली ऑर्बिटर मॉड्यूल था हमारा, और इम्पैक्टर के बाद में इस तरीके का इम्पैक्ट हुआ था। डिस्कवरिंग वाटर ऑन द मून वाज ए सिग्निफिकेंट साइंटिफिक गोल ऑफ चंद्रयान 1। ये गोल ही था बेसिकली, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसरो ने काम नहीं किया था, इसके इसरो के साथ नासा ने भी काम किया था। ये पहला इनिशिएटिव था अमेरिका का इंडिया के साथ। इसमें नासा कंट्रीब्यूटेड फॉर 2 इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ नासा नहीं, ऐसे 2 इंस्ट्रूमेंट दिए थे। पहला मिनीसार और दूसरा M3। मिनीसार क्या था, मिनिएचर सिंथेटिक अपर्चर रडार, और दूसरा था M3 यानी कि मून मिनरोलॉजिकल मैपर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया था पानी की सर्च के अंदर। मिनीसार जो था उसने डिटेक्ट किया पैटर्न कंसिस्टेंट विद द वाटर आइस इन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम पोलर क्रिएटर्स। पोलर क्रिएटर्स जो है उनके रिफ्लेक्शन से मैच किया किस तरह के कंसिस्टेंट पैटर्न्स है जो कि वाटर आइस से निकलते हैं, तो उन्हें मैच करने पे वाटर से मिलते जुलते पैटर्न्स मिले थे। और जबकि M3 जो है हमारा मून मिनरोलॉजिकल मैपर, इसने एनालाइज किया हाउ द ल्यूनर सरफेस रिफ्लेक्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इंफ्रारेड लाइट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी किस तरीके से ल्यूनर सरफेस ने रिफ्लेक्ट किया लाइट, इंफ्रारेड लाइट को, जिस तरीके से उसने रिफ्लेक्ट किया उससे पता चला कि हाँ चांद की सॉइल के अंदर पानी है। उन्होंने एक अच्छा डेटा, वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया, जिसने वाटर और हाइड्रोक्सिल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। ये फाइंडिंग ह्यूमन मिशंस के लिए, ह्यूमन ल्यूनर मिशंस के लिए एक बहुत ही क्रूशियल फाइंडिंग थी। चंद्रयान 1 मिशन जो है ये 312 दिन चला था, ज्यादा नहीं चल पाया था, 29 अगस्त 2009 तक। लेकिन तब तक ये चांद के लगभग 3400 ऑर्बिट पूरे कर चुका था। मिशन ऑलमोस्ट 95% सक्सेसफुल रहा था। बात करें चंद्रयान 2 मिशन की, चंद्रयान 2 मिशन जो है ये 22 जुलाई 2019 को पिछले मिशन के लगभग 11 साल बाद लॉन्च किया गया था। इसरो ने ही लॉन्च किया था और ये लैंडिंग मिशन था, सॉफ्ट लैंडिंग मिशन। चंद्रयान 1 इम्पैक्ट मिशन था, चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग मिशन, यानी कि अभी इसके अंदर एक लैंडर को सॉफ्टली लैंड करवाना था जो कि चांद पर जाके ऑब्जर्वेशन लेता।
इसे लॉन्च किया गया था LVM-3, जो कि हमारा अभी तक का सबसे एडवांस लॉन्च व्हीकल है। इसके बारे में हम स्पेसिफिक अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसे हम GSLV Mark 3 यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं। इसे जो लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसका चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी ऑर्बिट कर रहा है और चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ अभी कांटेक्ट में भी है। लेकिन जो इसका लैंडर था, विक्रम लैंडर, वो क्रैश हो गया था, चांद पे सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया था। बात करें किस तरह का सिस्टम था, ये बेसिकली ऑर्बिटर और ये लैंडर है। ऑर्बिटर की लाइफ 7.5 इयर्स प्लान थी, जो कि लगभग 3.5 साल हो चुके हैं और अभी तक बहुत सही काम कर रहा है, हर तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है। विक्रम लैंडर की लाइफ 1 ल्यूनर डे यानी कि लेस देन 14 अर्थ डेज थी प्लान, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि लैंडिंग फेल हो गई थी। सेम लैंडर के अंदर ही प्रज्ञान रोवर था, लैंडर के साथ में ये भी क्रैश हो गया था, तो ये भी डिप्लॉय नहीं हो पाया था। तो इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ही हमारा वो मिशन है जिसमें हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो पाई। और सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि चंद्रयान 2 फेल हो गया था इसलिए हमें चंद्रयान 3 को लॉन्च करता है। गगनयान मिशन के लिए भी बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि अगर हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाएंगे तो जब मैन मेड मिशन होगा तो धरती पे कैसे कर पाएंगे। चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करना इज easier than landing on अर्थ सरफेस। तो ये एक बहुत ही मेजर इनिशिएटिव है, बहुत ही मेजर स्टेप है हमारे अगले मिशंस के लिए भी। और ये क्यों बहुत ही ज्यादा खास है, इसके पीछे एक और रीजन है। इसने लैंड कहाँ किया है, ये साइट बहुत मैटर करती है। इसने जो लैंड किया है, ये किया है साउथ पोलर रीजन पे, जहाँ पे कोई भी देश, चाहे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इन 3 देशों ने ही अब तक चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई है। ये तीनों भी चांद के साउथ पोलर रीजन पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए हैं, जहां पे इंडिया ने कर दिखाया है। जो बहुत बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज नहीं कर पाई, उसे इसरो ने करके दिखाया है, वो भी दूसरे अटेम्प्ट के अंदर। और आज चांद पर तिरंगा लहरा रहा है, चांद पर इसरो की छाप है, चांद पर इंडिया की छाप है, क्योंकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और बहुत जल्द रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा और ये अपनी छाप चांद के सरफेस पे छोड़ेगा। ये अगर हम आगे देखें तो ये इमेज है जो कि लैंडर ने लैंड करने के बाद में क्लिक की। ये पहली इमेज है जो कि चांद की खींची गई, देखिए कितनी फैसिनेटिंग इमेज है। इस बार जो टैगलाइन इस तरह ने इस्तेमाल की है वो बहुत ही फैसिनेटिंग टैगलाइन इसने इस्तेमाल किया है, साइकिल से चांद तक इसरो की उड़ान। ये असल में साइकिल से ही चांद तक का सफर है। हम सबको पता होगा कि हमारा जो पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया था उसे साइकिल से लेके जाया गया था, और आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं। आज हमारा तिरंगा चांद पे लहरा चुका है, आज हमारा लैंडर चांद पे सॉफ्टली लैंड कर चुका है, आज हमारी छाप चांद पर पड़ चुकी है। ये सफर इतना आसान सफर नहीं रहा है। चंद्रयान 1 के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, जिसके अंदर बहुत फैसिनेटिंग हमने जो इसरो ने थी बहुत फैसिनेटिंग आउटकम दिए थे। चंद्रयान 2 के अंदर भी हमारा ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है, लेकिन लैंडर फेल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर हमने वो अचीव कर पाया जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया है। साउथ पोलर रीजन पे हमने सॉफ्टली लैंड किया है और चांद पे जाकर चांद की फोटो भी खींच ली है। अब लेकिन मेन सवाल ये है कि चांद पर गए क्यों, क्या एक्सपेरिमेंट्स है जो कि चांद पे किए जाएंगे। तो बेसिकली 3 मॉड्यूल्स है जिनमें बहुत सारे पेलोड्स लगे हैं जो कि अलग अलग तरह के वहां पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसमें से पहला है लैंडर। लैंडर वो पार्ट है जिसने चांद पे लैंड किया है। इसके अंदर बेसिकली पहले 4 पेलोड्स हैं, जिसमें से पहला है रंभा। रंभा मींस रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये करेगा क्या, ये मेजर करेगा चांद के नियर सरफेस पे जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी और कैसे टाइम के साथ उसकी चेंज हो रहा है। ये आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली प्लाज्मा को वेरीफाई करेगा। दूसरा है चास्ते। चास्ते चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या करेगा, टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूनर सरफेस नियर पोलर रीजन। पोलर रीजन साउथ पोलर रीजन पे हमने लैंड किया है, तो उस पोलर रीजन के पास में जो ल्यूनर सरफेस है उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो चेक करेगा चास्ते। उसके एक्सपेरिमेंट रिलेटेड जो रहेंगे वो चास्ते करेगा।
देन थर्ड है ILSA। ILSA इज इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये बेसिकली मेजर करेगा सिस्टम सिस्मिसिटी अराउंड लैंडिंग साइट एंड डिलिनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूनर क्रस्ट एंड मेंटल। ल्यूनर चांद पे जो क्रस्ट और मेंटल है उसके सरफेस पे जो सिस्मिसिटी है उस पे एक्सपेरिमेंट करेगा। नेक्स्ट है LRA। LRA इज लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये पैसिव एक्सपेरिमेंट है जो कि चांद के डायनेमिक्स को मेजर करेगा। तो ये चार पेलोड्स हैं हमारे लैंडर में जो कि एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पेलोड, वो है रोवर। रोवर जो हमारा लैंडर है उसी में से निकल के आएगा, इससे रैंप से उतर के लैंडर जो है डिप्लॉय हो जाएगा। ये एक वायर्ड कनेक्शन रहेगा। लैंडर जो है डायरेक्टली ऑर्बिटर के साथ में कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इस लैंडर के अंदर बेसिकली दो मेजर पेलोड्स हैं। इसमें पहला है लिप्स। लिप्स इज लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस एंड टू डिराइव द केमिकल कंपोजिशन एंड infer mineralogical composition to further understand of lunar surface। ये क्या करेगा? lunar जो surface है उस पे qualitative और quantitative analysis करेगा, elemental analysis यानी elements level पे क्या क्या elements है चांद के lunar surface पे, उसकी chemical composition क्या है उसे check करेगा ये। इसके अलावा एक APXS अगला जो है हमारा वह है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा? ये डिटरमाइन करेगा एलिमेंटल कंपोजिशन जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, इस तरह के ल्यूनर सॉइल के अंदर या रॉक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंटल कंपोजिशन है वो चेक करेगा ये। हमारा जो थर्ड और लास्ट पेलोड है वो है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये बेसिकली चांद तक पहुंचाने के लिए लैंडर को काम आया था। ये सिर्फ पहुंचाने का काम नहीं, इसके अंदर भी हमने इंस्ट्रूमेंट लगा के इसको भी बहुत अच्छे से यूज किया। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो है शेप नाम का। ये क्या है? स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। अब ये क्या करेगा? फ्यूचर डिस्कवरीज ऑफ स्मॉलर प्लैनेट्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट्स would allow us to probe into variety of exoplanets which would qualify for habitability। अब ये क्या करेगा? उस तरह के प्लैनेट्स को ढूंढेगा जहां पे लाइफ हैबिटेबल हो सकती है। ये उन प्लैनेट्स को ढूंढने में हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात की। हमने जाना क्यों चंद्रयान 3 मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्या डिफरेंस था चंद्रयान 1, 2 और 3 के अंदर, और चंद्रयान 3 मिशन के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और किस तरीके से हमने इतिहास रचा, ये सब के बारे में हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के फैसिलिटी वीडियो को लगातार देखने के लिए।